हेलो बच्चों, मैं हिंदी की अध्यापिका डॉक्टर रश्मि मस्तागर। पाठ आरंभ करने से पहले आपको मेरे चैनल हिंदी की हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले पाठ सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक समास। समास की परिभाषा क्या है? समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द को या सार्थक शब्द को समास कहते हैं, जिसके उदाहरण है चरण कमल, कमल के समान चरण, रसोई घर, रसोई के लिए घर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वह कहलाता है समस्त पद। देखिए, पहले है यहाँ पर है ना, ये पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिलाकर बना समस्त पद, जिसको अन्य भाषा में या अन्य शब्दों में हम सामासिक पद भी कहते हैं। समास के छह भेद होते हैं। कौन से? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब कारक चिन्ह किसे कहते हैं, तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें कि कारक चिन्हों को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, राजा का कुमार, राजकुमार, तुलसीदास द्वारा कृत यानी कि तुलसीदास कृत। तो यहाँ पर जो का है, द्वारा है, ये सब क्या है? ये सब कारक चिन्ह हैं, जिनका कि हम जब समस्त पद बनाते हैं तो उसमें हम इसका लोप कर देते हैं, यानी कि इसको गायब कर देते हैं। ठीक है। अब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कि कर्म तत्पुरुष, इसका चिन्ह है को। करण तत्पुरुष, जिसका चिन्ह है से के द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष, जिसका चिन्ह है के लिए। अपादान तत्पुरुष, से अलग। संबंध तत्पुरुष, जिसका कारक चिन्ह है का, के, की। अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में, पे, पर। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इसमें कि जो पहला है कर्ता ने और आखिरी जो कारक चिन्ह है संबोधन, इसमें तत्पुरुष बनाते समय, तत्पुरुष समास बनाते समय इसको हम लिखते नहीं हैं। ठीक है ना, पहला और आखिरी यानी कि कर्ता और लास्ट वाला संबोधन। वेरी गुड। अब कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह है को। इसके उदाहरण क्या है? ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। तो यहाँ पर जो दो शब्द हैं ग्रंथ और कार, ये दोनों क्या है? सार्थक शब्द है ना। तो इनके बीच में हम कारक चिन्ह लगाकर हम आगे समास का विग्रह करते हैं। जैसे ग्रंथ को लिखने वाला। अब यहाँ एक उदाहरण देखिए, ग्रामगत, गांव को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? को। तो ये कारक चिन्ह को हम देखकर समझ जाना है हमें कि यहाँ पर समास का नाम है कर्म तत्पुरुष। तो आपको जब एग्जाम में लिखने को आएगा ना, तो आपको ऐसा लिखना है कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है ना। आगे आते हैं करण तत्पुरुष। इसका जो कारक चिन्ह है से के द्वारा। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। स्वरचित यानी अपने द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूखमरी, भूख से मरी। धनहीन, धन से हीन। बाणहत, बाण से आहत, आहत मतलब घायल। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? से। ठीक है ना, यहाँ पे द्वारा, से। तो हम जब सार्थक शब्दों के बीच में हम कारक चिन्ह लगा देंगे तो कारक चिन्हों से हमें समास की पहचान भी हो जाएगी। संप्रदान, जिसका कारक चिन्ह है के लिए। प्रदान का क्या मतलब होता है? प्रदान का मतलब होता है दान करना, देना किसी को। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे विद्यालय है, रसोई घर है, तो यहाँ पर किसी चीज के लिए कोई नियत स्थान है, तो वहां पर भी यहाँ पर जो है के लिए जो चिन्ह होता है वो आता है। तो विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देखिए अब यहाँ पर है गुरु दक्षिणा, यह प्रदान करने के अर्थ में आया है ना, तो गुरु के लिए दक्षिणा। वेरी गुड। अब अपादान, अपादान का अर्थ होता है अलग के अलग।
ठीक है। तो यहाँ पर आता है कामचोर। यहाँ पर जो है अपादान, इसमें किसी चीज की हानि होती है, किसी चीज का खत्म हो जाती है कोई चीज, तो कामचोर। यहाँ क्या खत्म हो रहा है? काम, है ना। काम से जी चुराने वाला, दूरागत, दूर से आगत। अच्छा बच्चों, यहाँ दूरागत, यहाँ पे संधि हुई है। यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? यहाँ पर दूर धन आगत, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर दीर्घ संधि है, ठीक है ना। आ के बाद जब आ आता है तो वहां पर दीर्घ संधि होती है, ठीक है। तो साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि जब भी कोई संधि वाले शब्द आते हैं, आपको उसका समास विग्रह करने के लिए आता है, तो उसका यहाँ पर आपको विग्रह कर कर फिर आगे आपको उसमें कारक चिन्ह लगाना है। रण विमुख, रण से विमुख, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध जिसका कारक चिन्ह है का, के, की। राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, लोकतंत्र, लोक का तंत्र, धूर्वा दल, धूर्वा का दल, देव पूजा, देव की पूजा, राजकुमारी, राज की कुमारी। तो यहाँ पर दो सार्थक शब्द थे, राज और पुत्र, इनके बीच में हमने कारक चिन्ह लगाए और समास हमने बना लिया। तो यही इसकी पहचान है। अधिकरण तत्पुरुष जिसका कारक चिन्ह है में और पर। इसके कुछ उदाहरण हैं। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस कार्य में कुशलता है और या फिर कहीं पर होता है, कहाँ पर उसका अधिकार है या फिर कहाँ पर वो रह रहा है उसका, तो यहाँ पर यही अधिकरण तत्पुरुष की पहचान है। वनवास, अब यहाँ पर इसका वास कहाँ है? वन में है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। दीन दयाल, दीनों पर दयालु। दानवीर, दान देने में वीर, है ना। तो यही सब इसके उदाहरण है। आगे आता है नियत पुरुष समास। इस समास में पहला पद निषेधात्मक होता है, उसे नियत पुरुष कहते हैं। यहाँ निषेध के अर्थ में आ या फिर अन उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। असभ्य, न सभ्य। इसमें क्या करना है? आ की जगह न लगाना है, यही ट्रिक है। इसमें आ की जगह क्या लगाना है आपको? न। वेरी गुड। तो असभ्य, न सभ्य। अनादि, न आदि। असंभव, न संभव। अनंत, न अंत। असत्य, न सत्य। अन्याय, न न्याय। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास को समझने से पहले हमें यह जानना होगा अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय किसे कहते हैं? यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसको टीचर समझाए, मम्मी समझाए, पापा समझाए, बड़ा भाई बहन समझाए, लेकिन उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता, तो उसको कौन कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? उसको ढीठ बोलते हैं ना आम लैंग्वेज में। तो ऐसे ही व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं तो जिनसे कुछ भी बोले, कोई भी आकर इनसे कुछ भी बोलता है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, ये जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे। ये तो हो गई ट्रिक। अब इनको व्याकरण में देख लेते हैं। तो अव्ययी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें कर्ता हो, कारक हो, काल हो, लिंग हो, वचन हो, ये सब आए और उससे बोलते चेंज हो जाओ, तो उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ये जैसे हैं वैसे ही वैसे रहते हैं। तो ये हुए अव्यय शब्द। अब समझते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का अर्थ है क्रिया विशेषण। पहला पद मूलतः उपसर्ग पाया जाता है, दूसरे पद में जुड़कर क्रिया विशेषण का कार्य करता है। हिंदी शब्दों में पहला पद संख्या विशेषण भी कहीं कहीं आता है, किंतु समस्त पद क्रिया विशेषण ही बनता है। अब जैसे है उदाहरण, हर घड़ी, दिन दिन, बेट खटके, यथाशक्ति। तो यहाँ पर क्या है? पहला पद संज्ञा या विशेषण है, यहाँ पर द्विरूप है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कुछ उदाहरणों के साथ में। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। आजन, जन्म से लेकर। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर यथा ये शब्द क्या है? ये पहले जो है पहला पद अव्यय है, यानी कि हम इनको उपसर्ग भी कह सकते हैं। पहला पद अव्यय हुआ तो यही इसकी पहचान है कि पहला पद आपका अव्यय होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इस एग्जाम में दिखता है, अगर इसका विग्रह दिखता है शक्ति के अनुसार, क्रम के अनुसार, ये विग्रह दिखते तो कैसे पहचान होगी, है ना।
तो इसको पहचानने के लिए जो अन्य समास होते हैं, द्विगु हुआ, द्वंद्व हुआ, बहुब्रीहि, कम, ये सबसे अलग दिखता है। ठीक है ना, सबसे बड़ी पहचान ये सबसे अलग दिखता है। जो सबसे अलग दिखता है वही समास अव्ययी भाव समास होता है विग्रह के अनुसार। ये ट्रिक है समझने के लिए। तो इसके हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर जो उदाहरण दिए हुए हैं, तो इसको अगर इसका समस्त पद है तो पहचानना बहुत आसान होता है, लेकिन विग्रह में विग्रह का यही एक ट्रिक है कि ये अन्य समासों से बिल्कुल अलग दिखता है। यथासाध्य, जितना साधा जा सके, घर घर, प्रत्येक घर। अच्छा, एक यहाँ पर जो रिपीटेशन होती है, जैसे घर घर, घर घर जो शब्द है वो रिपीटेशन है। तो जब यहाँ पर रिपीटेशन वाले शब्द भी आते हैं तो उसका भी यहाँ पर अव्ययी भाव समास ही होता है। रातों रात, रात ही रात में, इसका विग्रह हुआ ना। जैसे अमर रातों रात अमीर बन गया, तो यहाँ पर रातों रात यहाँ पर अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। आमरण, मृत्यु तक, अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो यहाँ पर यथा है, आ है, ओ है, ये सब अव्यय शब्द हैं या अव्यय। तो इसके कारण यहाँ पे अव्ययी भाव समास हुआ। तो हमने एक बात सीखी, पहला पद अव्यय होगा या फिर यहाँ पर रिपीटेशन होगी, जहां पर अव्ययी भाव समास का हम पहचान सके उसको आसानी से। इसके बाद में आते हैं कर्मधारय समास। जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, इस समास में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब प्रश्न उठता है विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं? तो एक उदाहरण देती हूँ ना मैं क्लास में, काली गाय। तो काली गाय क्या है? इसमें जो काला शब्द है वो विशेषण है और विशेष्य क्या है? गाय। यानी कि विशेष्य यानी कि विशेषण शब्द जो काला रंग है वो किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की विशेषता ना। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। उपमेय और उपमान, तो उपमान से हम लेते हैं यहाँ पर कि जो आपकी मान सम्मान जो होता है ना, किसी चीज की बहुत प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होती है, उसे हम उपमेय उपमान बोलते हैं। ठीक है, उपमान बोलते हैं। ये तो हो गई ट्रिक पहचानने की। जैसे मैं चंद्रमा हो और मुख हो, तो कौन सा उपमान होगा और कौन सा उपमेय होगा? मान यानी कि चंद्रमा, इसी की प्रतिष्ठा है ना जग में। गुड, तो उपमान हुआ चंद्र और उपमेय हुआ मुख। वेरी गुड। तो हम इससे जो मिलकर बनते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विशेषण और विशेष्य का संबंध में अगर होते हैं तो कुछ उदाहरण है। नील कमल या नील गगन, जैसे नीला है जो गगन, है ना। अधपका, आधा है जो पका। प्रधानाचार्य, प्रधान है जो आचार्य। तो यहाँ पर भी देखिए संधि है, प्रधान धन आचार्य। यहाँ पर भी आपको संधि विग्रह करना है पहले। प्रधान है जो आचार्य। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प। दुरात्मा, दुर मतलब बुरी, बुरी है जो आत्मा। परमानंद, परम है जो आत्मा। तो यहाँ पर नील, आधा, प्रधान, कृष्ण और ये जो सारे शब्द हैं ये क्या है? विशेषण है, विशेषण शब्द है। और दूसरा है गगन, पका, आचार्य, सर्प, ये सभी क्या है? विशेष पद है। तो ये सारे, नील जो है वो गगन की विशेषता बता रहा है। पका शब्द जो है, कितना पका है चावल? आधा, तो ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। और इसका जब विग्रह करते हैं है जो लगाते हैं। ठीक है ना, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है तब है जो लगाकर हम लिखते हैं आगे। मान लीजिए अगर दोनों ही पद अगर विशेषण हो तो क्या करेंगे? जैसे है उदाहरण है खट मिठा, तो इसका क्या होगा? खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा है जो। लाल पीला, लाल और पीला है जो। ठीक है ना। उपमेय और उपमान का संबंध, जैसे कि पहले बताया था ना, उपमान यानी कि मान प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर किसकी मान प्रतिष्ठा हो रही है? यहाँ पर ये ट्रिक है ना समझने के लिए। जैसे रत्न है, सिंह है, अगर मान लीजिए ये नर सिंह में है तो नर कैसा है? इंसान कैसा है? सिंह के समान है ना। तो यहाँ पर हम विग्रह करते समय रूपी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हम देखते हैं ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। नर सिंह, नर रूपी सिंह। देहलता, देह रूपी लता। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरण कमल, चरण रूपी कमल। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। उपमान और उपमेय, तो इसमें क्या? पहला पद उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा। जैसे कि यहाँ देखिए कमल, घन, मृग, चंद्र, कनक, ये क्या है? उपमान है। यानी कि ये मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा, यही ट्रिक है ना।
दूसरा उपमेय है। तो जब उपमान और उपमेय का संबंध होगा तो हम विग्रह करते समय के समान लगाएंगे। ठीक है, तो कमल नयन, कमल के समान नयन, घन श्याम, घन के समान श्याम, मृगलोचन, मृग के समान लोचन, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, कनकलता, कनक के समान लता। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। समास पार्ट 2 में फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।